हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उनका सेल्फ पोर्ट्रेट खुद अपने हाथों से गिफ्ट किया था। तो वो पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा था? ओवरनाइट एक बहुत एक होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आपने इतनी बड़ी प्रोफाइल को आपने एक पोर्ट्रेट गिफ्ट किया। हम आर्ट क्लासेस से या आर्ट में रुचि रखने वाले बच्चों का ब्रेन डेवलप कैसे कर सकते हैं? थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है ना, वो और एक और बियॉन्ड लेवल तक जाती है। तो जब हमारा राइट और लेफ्ट दोनों साथ में वर्क करेगा तो हमारा एक अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट पॉसिबल है। आप जैसे जानते होंगे अजंता एलोरा के केव्स रहे हैं, खजुराहो टेम्पल्स हैं, इस तरीके से साउथ में भी हम लोग कोणार्क टेम्पल की बात करते हैं। उन्होंने लोगों को एजुकेट करने के लिए टेम्पल्स की वॉल पे उसको खुले आम बनाया हुआ कि पहले के लोग आर्ट के थ्रू ज्यादा एक्सप्रेसिव थे बजाय कि आज के। कोयम्बतूर में आदि योगी जी का पूरा एक इतना बड़ा स्टैचू बना। देखिए रेवोल्यूशन तो आ रहा है ब्रिटिशर्स के बाद जो है, जैसे मुझे ऐसा लगने लगा था कि हमारे कल्चर में हमारे देश में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होना ही बंद हो गया था। जैसे हम राम मंदिर की बात करें, उनके अंदर बहुत अमेजिंगली उसको क्राफ्ट, जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्लान क्राफ्टेड। आपका आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ पेंटिंग्स करनी है, कुछ आर्ट में बनाना है, तो आप आर्टिस्ट हो तो ही कर सकते हो। कौन सी एज के बच्चे आर्ट शुरू कर सकते हैं सीखना? बच्चों को एक्सप्रेसिव बनाता है, उनका ऑब्जर्वेशन सिस्टम स्ट्रांग करता है, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन में उनको हेल्प करता है। क्या हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम आर्ट एज अ सब्जेक्ट को प्रॉपरली जस्टिफाई कर पा रहा है? एक हार्श रियलिटी ये है स्कूल्स की कि वहां पे आर्ट टीचर्स की आज की डेट में पूरी टीम है बट स्टिल आर्ट क्लासेस नहीं है। तो पेरेंट्स भी बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आर्ट क्लासेस को इतना प्रेफर क्यों नहीं करते? पेरेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि जितने इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, म्यूजिक और करिकुलम्स हैं, वही उसके साथ साथ आपके लिए आर्ट भी उतनी इंपॉर्टेंट। वेलकम टू अभिषेक पीओवी पॉडकास्ट। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वो मेरी सिस्टर हैं रेणुका अग्रवाल, जो कि एक आर्टिस्ट हैं और एक आर्ट एजुकेशन के अंदर अपना इंस्टीट्यूट रन करती है, मिराकी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, रजौरी, दिल्ली के अंदर। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू अभिषेक, मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। आज मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा है कि आज मैं अपने ब्रदर के साथ ही पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ। अब इसके अंदर ना हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो एक प्रोफाइल है उसके अंदर हमने देखा है कि आपने ना बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ और उनको एक सेल्फ पोर्ट्रेट गिफ्ट करा है, जैसे राजनाथ सिंह जी को किया है और अमित शाह जी को किया है। और सबसे बड़ा जो एक आई थिंक अचीवमेंट थी कि जब आपने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उनका सेल्फ पोर्ट्रेट खुद अपने हाथों से गिफ्ट किया था। तो वो पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा था? मेरा वो पूरा एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। मेरे शायद अभी तक की आर्ट जर्नी के अंदर मेरा सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट जो था वो वही था। मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। मुझे एक सडन कॉल आया था सिर्फ 2 दिन पहले, इवेंट से पहले, कि मुझे उनका एक पोर्ट्रेट प्रिपेयर करना है। डेफिनेटली मैं पहले नर्वस थी कि कैसे होगा, बट फाइनली हो गया दिन रात लगने के बाद। और उसके बाद जब वो स्टेज मोमेंट था, जो मैंने कुछ मिनट्स जो है मोदी जी के साथ जो शेयर किए, वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस था। मतलब वो लगा लीजिए कि मुझे जैसे ओवरनाइट एक बहुत एक होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आपने इतनी बड़ी प्रोफाइल को आपने पोर्ट्रेट गिफ्ट किया। और उन्होंने बहुत ही हम्बल होके और बहुत ही अप्रिशिएट करते हुए उस पोर्ट्रेट को एक्सेप्ट किया। तो मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट तो था। उस इवेंट में जैसे मैं भी वहीं पे था और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि वो पेंटिंग शायद आप उन्हें नहीं प्रेजेंट कर पाओगे, तो आप स्टेज के पीछे थे, मैं बाहर स्टैंड्स में खड़ा था। तो एक बार फिर जब एकदम से अनाउंस हुआ कि नहीं आपकी पेंटिंग वहां प्रेजेंट होगी, तो हम लोग भी वहां स्टैंड में एकदम से एक्साइटेड हो गए कि हाँ कि ये मूवमेंट आएगा। तो जैसे आपने और पोर्ट्रेट्स बनाए होंगे नॉर्मल लोगों के, हमारे अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो पोर्ट्रेट बनाने का प्रेशर और एक मोदी जी का पोर्ट्रेट बनाने का प्रेशर, वो कैसा डिफरेंस था उसमें? देखो डेफिनेटली प्रेशर बहुत हाई था। और सच बताऊं तो काफी थोड़ा टाइम के लिए तो प्रेशर फील भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस मोमेंट से ही बाहर नहीं आ पा रही थी कि मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं उनका पोर्ट्रेट बनाऊं। जब सब कुछ हो चुका था, जब मैंने उनको पोर्ट्रेट देने के लिए पूरा प्रिपेयर किया, मेरा पोर्ट्रेट वहां पहुंचा, इवन दो
कि बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मैं शायद उनको खुद नहीं प्रेजेंट कर पाऊंगी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, लेकिन मैं इस चीज के लिए बहुत खुश थी कि एटलीस्ट मेरा बनाया हुआ पोर्ट्रेट उन तक पहुंच रहा है। लेकिन डेस्टिनी होती है, मेरा लक था, या एक होते हैं हमारे स्टार्स हमें कभी कभी बहुत फेवर करते हैं, तो मुझे उन्होंने खुद इनवाइट किया स्टेज पे कि जिन्होंने बनाई है पेंटिंग उन्हीं को ऊपर लेके आओ। तो एक होता है हमारा एक दिन होता है ना कि बन जाता है, तो वो हुआ। तो तब तक जब तक वो मोमेंट हुआ, मोदी जी वहां से गए, मैं गिफ्ट कर चुकी थी, तब तक तो मैं ये चीज फील भी नहीं कर पा रही थी कि अभी क्या हुआ। और उसके बाद एकदम से हम ढूंढ रहे थे कि रेणुका कहाँ है, रेणुका कहाँ है, और फिर एकदम से मीडिया ने आपको पूरा कवर कर लिया कि वो आर्टिस्ट कौन है जिन्होंने मोदी जी को पेंटिंग दी है। तो उस वक्त आप एकदम से ऐसे हक्के बक्के थे कि ये क्या हो रहा है मेरे वो साथ। मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। तब जाके मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा होता है ना कि अपने सेंसेस में आना शुरू किया था, और एकदम से आई रियलाइज व्हाट जस्ट हैपेंड, कि उससे पहले मैंने सोचा नहीं था कि ये इवेंट मेरे लिए इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब फ्रैंकली ठीक है, पोर्ट्रेट था, मुझे बनाना था, एक्साइटमेंट थी पोर्ट्रेट की, लेकिन वो इवेंट मेरे लिए लाइफ का इतना बड़ा इवेंट हो जाएगा ये मैंने ना एक्सपेक्ट किया था, ना ये एक्सपेक्ट करके वो पोर्ट्रेट बनाया था। वो सब बस होता चला गया। इसके अंदर ना मैंने एक आपके प्रोफाइल पे वीडियो देखी थी जो हमारे दिल्ली में 2 टाइम सांसद रहे और इस वक्त दिल्ली सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं परवेश वर्मा जी। तो आप उनके घर पे जाके कुछ उनको आर्ट क्लास दे रहे थे और उसकी एक वीडियो आपके प्रोफाइल पे है। तो इस एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहोगे? आपने जैसे और बच्चों को भी पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, और एक परवेश वर्मा जी जैसे पॉलिटिशियन को एक आर्ट क्लास देना, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? देखिए, मैं परवेश वर्मा जी के बारे में अगर आपको बताऊं, ही इज अ ट्रू आर्ट लवर। मैं उनके घर किसी पर्पसली गई थी, कुछ काम था, तो ऑल ऑफ सडन ही डिसाइडेड कि चलो रेणुका आज ना पेंटिंग करते हैं। क्योंकि वो एक्चुअली बहुत आर्ट लवर है, उनको आर्ट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही वांटेड टू पेंट हिमसेल्फ, कि आज मैं खुद कुछ पेंट करता हूँ, तो आप अभी मेरे लिए कुछ सेटअप लगा सकते हो क्या। तो बहुत इंस्टेंट हम लोगों ने उनके लिए क्लास अरेंज किया था उन्हीं के रेजिडेंस पे। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब दैट डे, मतलब मैं एक एग्जाम्पल की तरह इस चीज को कह सकती हूँ कि आपका आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ पेंटिंग्स करनी है, कुछ आर्ट में बनाना है, तो आप आर्टिस्ट हो तो ही कर सकते हो। उनका बैकग्राउंड, उनका प्रोफेशन, उनकी फील्ड बहुत अलग है आर्ट से, लेकिन स्टिल उनका जो एक इनर पैशन है ना आर्ट के लिए, उनका इनर एक लव है आर्ट के लिए, वो इतना स्ट्रांग है। तो उन्होंने बहुत अमेजिंग आर्ट वर्क उस दिन बनाया हमारे साथ, और वो सिर्फ उनके लिए लर्निंग नहीं, मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ शेयर करने का, कि मैंने उनको एक पेंटिंग जो थी कि सिखाई, जबकि वो इस बैकग्राउंड से भी नहीं थे, लेकिन तब भी मैं उनको एक बहुत अच्छा आर्ट वर्क करा पाई। तो रेणुका जी, जैसे आर्ट एक अपने आप में फील्ड है, एक एजुकेशन है, एक अपना सब्जेक्ट है, तो कौन सी एज के बच्चे, तो बड़ों की तो कोई लिमिट ही नहीं है, हर एज का इंसान आर्ट सीख सकता है, उसको अपना प्रैक्टिस में ला सकता है, तो कौन सी एज के बच्चे आर्ट शुरू कर सकते हैं सीखना? देखो, आर्ट को सीखने के लिए ना पहले तो हम कभी एज बाउंड हम कर ही नहीं सकते आर्ट को, कि मतलब कोई भी एज ग्रुप, मतलब हम बोले कि बहुत जैसे न्यू बॉर्न्स भी होते हैं, कहीं ना कहीं अगर कनेक्ट करें तो वो भी आर्ट से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। जब बच्चा 2 महीने 3 महीने का होने लगता है, तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है इस बारे में, फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हम उनको हाँ। कलर्स दिखाते हैं, डिफरेंट शेप्स दिखाना शुरू करते हैं। उसका रीजन यही होता है कि ताकि वो उन शेप से अवेयर होना शुरू हो, उन्हें वो सब चीजें ऑब्जर्वेशन में आए कि ये शेप्स होती है, ये शेप है डिफरेंट। क्योंकि देखो, जब बच्चा छोटा है आप उसको बहुत ज्यादा बाहर तो नहीं लेके निकलते, तो यही होता है कि आप उस टाइम पे उसको उसके रूम के अंडर ही आप उसको फ्लैश कार्ड्स के थ्रू और बहुत सारी चीजों के थ्रू आप उनको जब चीजें दिखाना शुरू करते हो, शेप्स हैं, कलर्स हैं, वहीं पे उनका ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं आगे की एज की बात करूं, जब बच्चा थोड़ा ग्रोइंग एज में आता है, जिनको हम टोडलर्स कहते हैं, टोडलर्स की एज में उनको कलर्स की सेंस होना, ऑब्जर्वेशन, मतलब आर्ट जो है, मैं आपको अगर इन शॉर्ट टर्म बताऊं, बच्चों को एक्सप्रेसिव बनाता है, उनका ऑब्जर्वेशन सिस्टम स्ट्रांग करता है, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन में उनको हेल्प करता है उसको और डेवलप करने में। इसके अलावा उनको एक, जो मैंने ये एक स्टडी के अंदर देखा है, कि जो बच्चे इनिशियली या बहुत स्टार्टिंग एज से आर्ट के इंटू होते हैं, वो यूजुअली अपने नेचर में बहुत काम और थोड़े से हम्बल होते हैं। ओके। तो जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल्स हैं, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है हमारा पूरा, तो उसके अंदर देखा जाता है आर्ट को ना सिर्फ एक फन एक्टिविटी या एक ग्रेडिंग सिस्टम, और के पेरेंट्स को स्कूल बोलता है कि आप ये चीजें लेके भेज देना, हम उसका कुछ बना के बच्चे को दे देंगे। तो क्या हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम
आर्ट एज अ सब्जेक्ट को प्रॉपरली जस्टिफाई कर पा रहा है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है मुझसे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, स्पेसिफिकली हमारे देश का, उसके अंदर और चीजें बहुत एडवांस हैं। मतलब एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आर्ट को इतना वेटेज दिया नहीं गया। अगर कहीं हमारे एजुकेशन के जो सिलेबस हैं, जो करिकुलम्स हैं, अगर उनके अंदर है भी, तो स्कूल लेवल पे आके उसको इतना वेटेज नहीं दिया जाता। लेकिन एक हार्श रियलिटी ये है स्कूल्स की कि वहां पे आर्ट टीचर्स की आज के डेट में पूरी टीम है, बट स्टिल आर्ट क्लासेस नहीं है। आर्ट टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ स्कूल स्कूल, डेकोरेशन कराते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ स्कूल डेकोरेशन की तरह यूज किया जाता है। उनकी सबसे ज्यादा अगर कोई क्लास कॉम्प्रोमाइज की जाती है स्कूल में, तो वो आर्ट क्लासेस होती है कि कोई सब्स्टिट्यूट लगना है, आर्ट क्लासेस को सब्स्टिट्यूट कर दो, कुछ और होना है। एंड मोर ओवर, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, आधे घंटे का पीरियड है, आपका एक टीचर है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनको एक अच्छा आर्ट एजुकेशन दे पाओ, जो कि एक बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उस एज में बहुत जरूरी होता पर इसके अंदर अगर हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को भी दोष ना दें, इवन अगर हम पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें, तो पेरेंट्स खुश होकर बच्चे को डांस की क्लासेस में भेज देगा, गिटार सीखने भेज देगा या किसी स्पोर्ट्स में डाल देगा। हालांकि पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे को बड़े होकर ना तो सिंगर बनना, ना एक्टर बनना और ना ही कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना। बस वो क्यों करते हैं कि उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी होगी, एक मेंटल एक्टिविटी होगी। बट जहां पे हम बात करें आर्ट क्लासेस की, तो पेरेंट्स भी बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आर्ट क्लासेस को इतना प्रेफर क्यों नहीं करते? है। मैं इसमें आपको ना एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं एक इंस्टीट्यूशन रन करती हूँ, जैसे मेरे पास हर एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। तो यूजुअली जब हम छोटे बच्चों के पेरेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो एक ना मिथ है, या एक आप लगा लो एक माइंडसेट है बहुत से पेरेंट्स का आज भी, कि आर्ट से क्या होगा, स्कूल में कर तो लेते हैं, आर्ट्स में आर्टिस्ट थोड़ी बनाना है उनको फ्यूचर में। इस तरह के बहुत सारे उनके थॉट्स होते हैं कि आर्ट क्लासेस क्यों, हम स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, जैसे भी आपने बताया, हम लोग म्यूजिक में डाल देंगे, हम लोग डांस में डाल देंगे, क्यों? क्योंकि वो थोड़ी शोई चीजें हैं। स्पोर्ट्स में डालना है क्योंकि उनको फिजिकल हेल्थ की चिंता है कि बच्चा फिजिकली हेल्दी रहेगा। डांस और म्यूजिक सिस्टम में और इन सब चीजों में सिर्फ इसलिए डालना है कि उनको एक शो ऑफ हो जाता है बच्चे का। तो होता है ना कि बेटा, जा डांस करके हाँ जाओ बेटा, जो है कोई आया है घर पे, बेटा जरा डांस करके दिखाओ, गाना गा के दिखाओ। अब आर्ट करके दिखाने को तो कोई नहीं बोलेगा। पर उसका आर्ट वर्क तो दिखा सकते हैं। वही होता है, लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि इन्हें फ्यूचर में आर्टिस्ट थोड़ी ना बनाना है। पहली बात तो ये एज उनका करियर डिसाइड करने के लिए बहुत छोटी है कि उनको आगे क्या करना है। आर्ट सिर्फ आर्टिस्ट बनने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इस एज में बच्चों को आर्ट की इंपॉर्टेंस, पेरेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि जितने इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, म्यूजिक और करिकुलम्स हैं, वही उसके साथ साथ आपके लिए आर्ट भी उतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये लगा लो, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती है। आज के टाइम में कंपटीशन का टाइम है, अगर आप कोई भी चीज ऑर्डिनरीली कर लेते हो ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हो। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आपके बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उनको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का कुछ मौका ही नहीं मिलता है इसके अलावा। या फिर कभी उनके, काफी बार मैंने बहुत बार फील किया है, जब बच्चे मेरे साथ आर्ट कर रहे होते हैं, मैंने उनके इतने इनर एक्सप्रेशंस को उनके आर्ट में उन्हें एक्सप्रेस करते देखा है, जो कि पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि उनके बच्चे ऐसा सोचते हैं। इसके अंदर एक एग्जाम्पल, एक मूवी आई थी तारे जमी पर। अब उसके अंदर जो दर्शील सफारी का कैरेक्टर था, तो उनके पेरेंट्स के हिसाब से और स्कूल के हिसाब से वो एक स्पेशल चाइल्ड था। बट जब उसको आर्ट से इंट्रोड्यूस हुआ या ऑलरेडी वो आर्ट करता था, तो पता चला कि भाई वो स्पेशल चाइल्ड नहीं है, उसके पास भी सोचने की क्षमता है जो आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करता है। तो इसके अंदर ना मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछूंगा कि जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि भाई आर्ट का क्या ही फायदा है, कि हम क्यों आर्टिस्ट या फिर एक आर्ट फील्ड में या इसको एक कोर्स हम कराएं, तो उनको एक जो कॉमन आंसर आप पेरेंट्स को देते हो कि आपको बच्चों को आर्ट क्लास में क्यों डालना चाहिए, वो बता दो ताकि जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको वो मैसेज पहुंच जाए। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा थोड़ा एक्सप्रेसिव बने, कि उसको चीजें ऑब्जर्व करना समझ में आए, कि हमारे सराउंडिंग्स में कुछ भी होती हैं चीजें, जब वो बच्चा आर्ट में के इंटू होता है ना, उन्हें बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। हर एक चीज जो हम कॉमनली कर जाते हैं, उस बहुत कॉमन चीज को थोड़ा क्रिएटिव करने की एबिलिटी आती है उनके अंदर। वो अपने इमोशंस को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि बच्चे ना अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं। ये मतलब एक्चुअली मैंने फील किया है
कि मेरे पास बहुत हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स आए हैं, कभी छोटे बच्चे आए, जब वो महीने 2 महीने आर्ट में इन्वॉल्व रहे हैं, हमारे साथ क्लासेस में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में हमने एक हम्बलनेस फील करी है। तो आपके बच्चों के अंदर एक ठहराव लाने के लिए, उनकी क्रिएटिविटी इंप्रूव करने के लिए, उनको एक्सप्रेसिव बनाने के लिए और उनको अपना इमोशन मैनेजमेंट सिखाने के लिए आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, जैसे जो कॉर्पोरेट में लोग जॉब करते हैं, तो जो उनका सीवी होता है ना, उसके अंदर एक हॉबीज का कॉलम क्यों होता है? वो जो एम्प्लॉयर है, जो उसको नौकरी दे रहा है, वो भी ये चीज देखता है कि भाई आप सिर्फ किताबी कीड़े तो नहीं हो। भाई अगर आपके अंदर कोई हॉबी है, आप स्पोर्ट्स खेलते हो या आप आर्ट करते हो या म्यूजिक में हो, तो वो ये जज करते हैं उससे कि भाई इसकी ब्रेन डेवलपमेंट, सोचने की क्षमता, आपस में लोगों से मिंगल होने की क्षमता ज्यादा है। तो जो भी लोगों के अंदर ये मिथ है कि भाई क्यों किसी एक्स्ट्रा करिकुलर में बच्चे को डालना है, स्कूल ये जाता तो है, तो इन फ्यूचर उनको इस चीज का शायद पछतावा हो कि काश हमने उस टाइम पे अपने बच्चे के साथ ये क्लासेस अटेंड करी। बिल्कुल सही बोला आपने कि आजकल क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं फ्यूचर एस्पेक्ट्स की, कि हमारा अभी तो जो चल रहा है, देखो एक टाइम था जब आपने एक सिंपल सिंपल ग्रेजुएशन करी, डिग्री ली, वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स की इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी मार्केट में, लोगों को सीधा सीधा काम चाहिए था। लेकिन अभी जो कंपटीशन लेवल है, चीजें बहुत अलग है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड हुआ या आपका किसी भी तरीके का प्रोफेशन हो गया, हर जगह क्रिएटिव टीम होती है। एज यू नो, क्रिएटिव टीम का क्या काम होता है? क्रिएटिव टीम का काम होता है कि जो चीजें, देखो एक ऑर्डिनरी चीज में ना आपकी कभी एक नजर नहीं रुकती, आप कोई चाहे प्रोडक्ट बना रहे हो चाहे कुछ भी, हर एक में क्रिएटिव पंच चाहिए होता है। जब तक आपकी टीम क्रिएटिव नहीं होगी, जब तक उनके जो माइंड आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कुछ एक डिफरेंट कोई चीज क्रिएटिवली सोचने लायक नहीं है, आपके पास एक मतलब फिर एक ऑर्डिनरी चीज बन के रह जाती है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और इतने कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में किसी को ऑर्डिनरी चीज नहीं चाहिए। फ्यूचर एस्पेक्ट के अंदर आर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एक पर्सनल ग्रोथ के अंदर, क्योंकि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आपकी पर्सनालिटी बहुत एनहांस होती है अगर आप आर्ट से कनेक्टेड हो, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पेंटिंग है, पॉटरी है, स्कल्पचर्स हैं, एनी अदर फॉर्म, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना जरूरी है। इसके अलावा आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जो भी असाइनमेंट्स रहेंगे, उसके अंदर कोई भी कंपटीशन है, आपके साथ और भी बहुत कलीग्स हैं जो सेम चीजें कर रहे हैं, आप उसमें कैसे अलग से स्टैंड आउट करेंगे? सिर्फ इसीलिए कि अगर आपने उसमें कुछ क्रिएटिव पंच दिए, इसी वजह से। ये तो फिर भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अभी करंटली भी मेरे पास बहुत मल्टीपल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं एज अ पार्ट टाइम लर्न करने के, ठीक है, और वीकेंड्स मतलब वीकडेज में दे आर वर्किंग, कि उनका जॉब है, कुछ भी है, दे स्पेशली टेक आउट संडे कि वो ताकि अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्रिएटिव परफॉर्म कर सके, वो लोग आर्ट सीखते हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है कि जैसे कि हम बात करते हैं ना कि फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है, लोग आजकल वर्कआउट के लिए बहुत अवेयर होने लगे हैं। बीच में टाइम था लोग वर्कआउट को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आज के टाइम में लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होने लगे, अपने वर्कआउट को लेके बहुत कॉन्शियस होने लगे। सिमिलरली टाइम बदल रहा है, आने वाले टाइम में लोग अपनी इन सब हॉबीज वाले पार्ट को भी लेके अवेयर होंगे। तो रेणुका जी, एक वर्ड ना आप बार बार यूज कर रहे हो, ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो टेक्निकली ब्रेन डेवलपमेंट क्या होता है, और हम आर्ट क्लासेस से या आर्ट में रुचि रखने वाले बच्चों का ब्रेन डेवलप कैसे कर सकते ओके, मे बी आपको पता होगा हमारे ब्रेन के दो साइड होते हैं, हैं? लेफ्ट साइड, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है ना, दैट इज बेसिकली फॉर लैंग्वेज, लॉजिकल लॉजिकल थिंग्स, रीजनिंग, जैसे कि हम लोग जिसमें कहते हैं मैथमेटिक्स, साइंस, उन सब चीजों से डेवलप होता है। लेकिन जो हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है ना, दैट इज अबाउट द क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जब तक जो है हमारे दोनों साइड ब्रेन्स की इक्वली वर्क नहीं करती, तो हमारा एक कंप्लीट ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। तो हमारा क्या होता है, हम ना सिर्फ लेफ्ट साइड को फोकस करते हैं कि बच्चे को मैथ्स में, लिटरेचर और एजुकेशन, एग्जैक्टली, लैंग्वेज, लिटरेचर, मतलब एजुकेशन, लॉजिकल थिंग्स, रीजनिंग्स, ये सब चीजों पे फोकस करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा सिर्फ लेफ्ट साइड डेवलप होता है। ओके। जब हम क्रिएटिविटी को भी साइड बाय साइड दोनों चीजों को लेके चलते हैं, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हमें सिर्फ क्रिएटिविटी पे फोकस करना चाहिए, हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिएटिविटी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। कि क्रिएटिविटी है जब हमारी साथ साथ चलती है, बच्चे की इमेजिनेशन बढ़ती है, उनका परसेप्शन चेंज होता है लाइफ को लेके, उनकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, वो कुछ मतलब होता है ना कि उनकी जो
थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है ना, वो और एक और बियॉन्ड लेवल तक जाती है। तो जब हमारा राइट और लेफ्ट दोनों साथ में वर्क करेगा तो हमारा एक अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट पॉसिबल है। ओके, तो जैसे अब हम 2025 में हैं और हम जब घूमने जाते हैं कहीं पे भी, या जब हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कई हजार साल पहले के कोई मंदिर हैं या कोई नीचे खुदाई में से कोई एक चीज निकली, तो उनके ऊपर नक्काशियां हुई हुई होती है, एक आर्ट वर्क हुआ होता है, जिससे एक आइडिया लगता है कि भाई ये किस ईयर का होगा या उस टाइम के लोग क्या सोचते होंगे। तो आर्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट ना होके या सिर्फ एक डेवलपमेंट ना होके, आर्ट अपने आप को एक कल्चर को प्रेजेंट करता है। तो उस चीज पे आपका क्या टेक है कि जो मंदिरों में हम देखते हैं, हजारों साल पुराने मंदिरों पे एक आर्ट फैक्ट होते थे और एक आज की डेट में जो आर्ट होती है, तो उनका कंपैरिजन आप किस तरीके से करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी टू से बट दिस इज अ रियलिटी कि जो पहले के लोग थे ना, जब हम बात कर रहे हैं हंड्रेड्स ईयर अगो, हम उनको बैकवर्ड बोल देते हैं लेकिन एक्चुअली वो हमसे ज्यादा ब्रॉड थे, बहुत Okay. ब्रॉड माइंडेड थे। उनका आर्ट सेंस, उनका एक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट जो वो समझते थे, और वो एक्सप्रेस करने का तरीका एक्सप्रेस करने का तरीका हमसे बहुत बेटर था। आज के लोग बहुत नैरो माइंडेड हैं इस चीज को लेके। अब पहले अगर हम पुराने कल्चर के बारे में बात करते हैं, आज अगर हम हिस्ट्री समझ पाते हैं या पढ़ पाते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज एक तो हमें राइटिंग्स मिलती हैं जो पुराने, जिसको हम डिकोड करते हैं। राइटिंग शायद फिर भी लेटर ऑन डिकोड हुई होंगी, लेकिन जो हमने सीधे सीधे इमेजेस देखे हैं टेम्पल्स पे, केव्स में, आप जैसे जानते होंगे अजंता एलोरा के केव्स रहे हैं, खजुराहो टेम्पल्स हैं, इस तरीके से साउथ में भी हम लोग कोणार्क टेम्पल की बात करते हैं। बहुत सारे इस तरीके के फाइन एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, हर चीज हमें वहां का कल्चर समझ पाने में बहुत हेल्प करती है। शायद अगर हमारे पास पुराने टाइम का सिर्फ राइटिंग्स होती तो शायद उस टाइम के कल्चर को या उस एरा में क्या होता था ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता। फॉर एग्जाम्पल, हम पुराने स्कल्पचर पे हम ऑर्नामेंट्स देखते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं। देखो, हम आज के टाइम में भी हम वो बनाते हैं जो हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं। उस टाइम के आर्टिस्टों ने भी वो बनाया जो उस टाइम का कल्चर था। तो अगर मैं उस टाइम के कल्चर और उनके ऑर्नामेंट्स की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है ना कि वहां पे मेल्स भी ज्वेलरी पहनते थे, फीमेल्स तो पहनती थी, उनके अटायर्स कैसे होते थे, बॉयज या मेल्स कैसे अपने आप को ड्रेसअप करते थे, फीमेल्स खुद को कैसे ड्रेसअप करती थी। तो उसके फाइन एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज हमारे कल्चर में जिस चीज को एकदम कहते हैं ना कि खजुराहो टेम्पल्स की अगर मैं आपको बात करूं, उनको नकार दिया जाता है कि ये कल्चर, हमारे कल्चर में, हमारे हिंदुइज्म में तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम एक लव रिलेशंस के बारे में बात करें, एक रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल के बारे में बात करें, तो हम लोग बहुत नैरो माइंडेड है। आज जिस हिंदू कल्चर को जिस तरीके से दिखाया जाता है, रियलिटी वो नहीं है। मतलब टेक्निकली टॉकिंग अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप्स एक ऐसा टॉपिक बन गया है कि आपको पब्लिकली बात नहीं करनी। एग्जैक्टली। बट वो हम देखते हैं कि खजुराहो टेम्पल हो गया या अजंता एलोरा केव्स हो गई, वहां पे तो टेम्पल है, खजुराहो को हम टेम्पल बोलते हैं, और उस टेम्पल की वॉल्स पे उस तरीके के स्कल्पचर्स प्रॉपरली बने हुए, जो जो लोग खजुराहो गए होंगे उन्होंने देखा होगा। तो अगर वो चीज इतनी ही गलत है, तो वो फिर इतने 100,000 साल पहले जब भी वो बना होगा, तो तब के आर्टिस्ट ने या जो वहां के राजा थे उन्होंने वो परमिशन ही क्यों दी होगी कि उन चीजों को वहां बनाया जाए? एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है कि हम आज जिस चीज को सिर्फ बात करने से कतराते हैं कि हम ओपनली इसके बारे में क्यों बात करें, उन्होंने लोगों को एजुकेट करने के लिए टेम्पल्स की वॉल पे उसको खुले आम बनाया हुआ है, और सिर्फ बनाया नहीं, बहुत ब्यूटीफुली उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है उन सब चीजों में कि चाहे अब ऐसा तो नहीं है कि टेम्पल्स में छोटे बच्चों को आना अलाउड नहीं है या सिर्फ फीमेल्स अलाउड है या मेल्स अलाउड नहीं है। तो हर तरीके का क्राउड आ रहा है और हर तरीके का क्राउड वहां से कुछ ना कुछ एजुकेशन ले रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आज हम जिस चीज को बहुत रिजर्व करे हुए, एक्चुअली पुराने टाइम में वो बहुत ब्रॉड थी और वो आर्ट के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्रेस की जाती थी। अगर वो उस टाइम आर्ट का सहारा नहीं लेते वो सब चीजें एक्सप्रेस करने के लिए, तो शायद हमें आज भी पता नहीं चलता कि पुराने लोग कितने ब्रॉड माइंडेड थे। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी स्क्रिप्ट्स में या राइटिंग में कोई चीज लिखी होती है ना, वो बहुत बार मैनिपुलेट करके हमें बताई जाती है, वो कभी भी एक राइट फॉर्मेट में नहीं बताई जाती। लेकिन जब आर्ट वर्क हमारे सामने, उसको कैसे मैनिपुलेट करोगे? ऑल दो एक बार उन टेम्पल्स को भी डैमेज करने की कोशिश की गई थी कि उनको पूरा के ये नहीं है करके कल्चर, लेकिन तब भी हमारे पास आज भी बहुत सारे एविडेंस अभी भी बाकी है। कितना डिस्ट्रॉय कर लेगा कोई?
तो मुझे लगता है कि पुराने टाइम पे आर्ट ने एक इतना इंपॉर्टेंट रोल भेजा है, मतलब दिया है इस तरीके से, जिसकी वजह से हम उनका माइंडसेट, उनका कल्चर बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बल्कि मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी कि पहले के लोग आर्ट के थ्रू ज्यादा एक्सप्रेसिव थे बजाय कि आज के। कैसे? पहले के टाइम पे भक्ति मूवमेंट्स चलते थे। अगर आप इस बात से अवेयर है कि गौतम बुद्ध का टाइम हमारे इंडिया में जो डेवलप हुआ, जैनिज्म हमारे इंडिया में डेवलप हुआ, इसके अलावा हिंदुइज्म तो था ही कि बीच में हिंदुइज्म को भी बहुत प्रमोट किया गया। उन सब के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल था जिसने उस टाइम पे उन सब चीजों को बहुत बूस्ट किया, दैट वाज आर्ट। बुद्धिज्म के टाइम पे आज आप ये जितने टेम्पल्स बुद्धिस्ट के ऊपर देख रहे हैं, ये सब उस टाइम पे सिर्फ अपना क्या कहते हैं, उनको रिलीजन प्रमोट करने के लिए उन्होंने बनाए। आज आप सारनाथ चले जाइए और इस तरह सांची चले जाइए, ये सब हम जानते हैं कि सब बुद्धिज्म पे सब कुछ वहां पे सब कुछ बना हो, जिसकी वजह से आज हम जान पाते हैं कि एक्चुअली बुद्धिज्म था क्या, कि गौतम बुद्ध कौन थे, उनकी लाइफ हिस्ट्री सारी उसके ऊपर कार्व की होती है। उसके उसके अलावा कि उनके क्या जिस तरीके से टीचिंग्स होती थी और किस तरीके से वो अपना लाइफस्टाइल जीते थे, हर चीज हम सिर्फ उन आर्ट वर्क्स और आर्किटेक्चर के थ्रू समझ पाते हैं। सिमिलरली जैनिज्म को भी ऐसे ही प्रमोट किया गया। और उसके बाद अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, जब एक मूवमेंट कृष्ण भक्ति का बहुत एनहांस हुआ था, कृष्ण भक्ति के टाइम पे भी राधा कृष्ण के आर्ट वर्क्स आप कितने पुराने टेम्पल्स पे देख लोगे इस तरीके के, बल्कि और भी गॉड गॉडेसेस के थे, लेकिन सबसे ज्यादा जब कृष्ण भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था तो उस टाइम पे भी आर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था उनको प्रमोट करने के लिए। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत लॉजिकल चीज है कि वो लोग उतने एक्सप्रेसिव थे, उनको पता था आर्ट एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोगों को बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपने इतने सारे एग्जाम्पल दिए कि भाई आर्ट लवर जो हैं, तो कौन से कुछ ऐसे प्लेसेस आप हमारी ऑडियंस को गाइड करना चाहोगे कि जो आर्ट लवर हैं और अभी तक वो इंडिया में इन इन जगहों पे नहीं गए, तो उनको वहां जाके एक बार वो देखना जरूर चाहिए? डेफिनेटली एक तो आपको साउथ इंडिया का ट्रिप जरूर लगाना चाहिए, स्पेशली वहां पे कोणार्क टेम्पल और एक पुरी के अंदर जगन्नाथ जी का टेम्पल। इसके अलावा आपको खजुराहो जरूर जाना चाहिए, आपको अजंता एलोरा जाना चाहिए। ये बहुत फाइन एग्जाम्पल है इन सब चीजों के लिए कि अगर आप इंडिया में रहते हुए भी आप इन जगहों पे नहीं गए हो। तो अगर आप इंडिया में रहते हो और एग्जैक्टली आप आर्ट लवर हो और आर्ट को एग्जैक्टली समझना चाहते हो, तो एग्जैक्टली जो टेम्पल या प्लेसेस इन्होंने बताए हैं, आप वहां पे होके जरूर आए। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज है, जहाँ पे हम इंडियन होते हुए हम लोग विजिट नहीं करते, लेकिन फॉरेन से बहुत लोग आके, आप बिलीव नहीं करोगे, आज आप खजुराहो चले जाइए, वहां पे शायद हार्डली 20% क्राउड इंडियन है, 80% क्राउड इज फॉरनर्स का। फॉरनर्स का। तो ये बहुत शेमफुल बात है हमारे लिए कि हम अपने कल्चर को बहुत डिग्रेडेड फॉर्म में हम लोग रखते हैं, और जबकि बाहर के लोग हाँ, हमारे इवन कई ना ऐसे मूवमेंट्स भी चलते हैं कि आप इंडिया से बाहर का ट्रिप तब मारो जब पहले आप पूरा इंडिया तो घूम लो। एग्जैक्टली भाई आप अपना कल्चर तो एक्सप्लोर करो, आप इंडिया से बाहर भी जाओ, आपकी डेफिनेटली पॉकेट अलाउड करती है, पर आप पहले कम से कम अपना देश तो पूरा घूम लो। एटलीस्ट देयर शुड बी अ बैलेंस कि आप अपना भी एक्सप्लोर कर रहे हो, देन इवन मतलब साइड बाय साइड आप बाहर भी एक्सप्लोर कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों को बोलते भी हो ना कि यहाँ पे विजिट नहीं, वी आर गोइंग इंटरनेशनल, गुड, यू शुड गो इंटरनेशनल, बाहर का कल्चर और वो सब चीजें भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन कहीं से भी मिलती है, लेकिन अपने कल्चर को एक डिग्रेड करके रख देना, दैट इज रॉन्ग, कि आप अपनी चीजें भी घूमो। इसके अंदर जैसे हम बात करें कि चलो हमने एंशियंट टाइम पे जो था वो बात करी, पर रीसेंट टाइम्स में हम देखें ना, तो एक तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में जो बना, और एक कोयम्बटूर में आदि योगी जी की एक बहुत बड़ा स्कल्पचर है। तो इस तरीके के स्कल्पचर्स मुझे लगता है अब दोबारा बनने लगे पिछले कुछ सालों में। तो एज अ आर्ट एजुकेटर, एज एन आर्टिस्ट, आप इन चीजों को कैसे देखते हो कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, कोयम्बटूर में आदि योगी जी का पूरा एक इतना बड़ा स्टैच्यू बना, तो उन चीजों को मॉडर्न डे आर्ट के हिसाब से आप कैसे देखते हो? देखिए, रेवोल्यूशन तो आ रहा है, ओके। ऐसा तो नहीं है कि अब चीजें नहीं बदल रही हैं, चीजें बदलना शुरू हुई है हमारे देश में। हो सकता है टाइम लग जाए इसमें, लेकिन एक मतलब मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि अब चीजें चेंज हो रही हैं। एक टाइम पे आके जो पुराने मुगल्स बना गए या पुराने किंग्स बना गए या फिर हद से हद अंग्रेज बना गए जैसे हम कहते हैं, ब्रिटिशर्स के बाद जो है, जैसे मुझे ऐसा लगने लगा था कि हमारे
कल्चर में, हमारे देश में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होना ही बंद हो गया था। हाँ, जो पहले का बना हुआ था बस वही है, नया कुछ भी नहीं बना। एग्जैक्टली मतलब आज का कल के कि आज हम कोई हिस्ट्री क्रिएट कर सकें, जो आने वाले फ्यूचर के लोग हमको एज अ हिस्ट्री जान सकें, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन अब जो दोबारा से अवेयरनेस होने लगी है, इतने अमेजिंग स्कल्पचर और इतने अमेजिंग आर्टवर्क, जो आर्किटेक्चर ऑल्सो नॉट जस्ट द आर्टवर्क, जैसे हम राम मंदिर की बात करें, उनके अंदर बहुत अमेजिंगली उसको क्राफ्ट, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्लान क्राफ्टेड चीज जिसे कहते हैं, ऑल दो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आई एम वेरी मच श्योर एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट कि वो एक बहुत अच्छे लुक में वो चीज जब एंड प्रोडक्ट निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो ये सब चीजें जब हमसे और 100 ईयर्स आगे लोग स्टडी करेंगे तभी तो हमारे कल्चर के बारे में जान पाएंगे। तो मतलब रेवोल्यूशन तो आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर हमारे जैसे कि नॉट जस्ट द बिग स्कल्पचर्स, अगर आप इन जनरल भी हमारी सराउंडिंग्स देखते हो, मैं दिल्ली की अगर बात करती हूँ, तो पहले फ्लाईओवर्स ना बहुत सिंपल और बोरिंग होते थे। अगर आप देखो अब जगह जगह वॉल पे वॉल ग्राफिटीज, हाँ, पेंटिंग्स होती हैं, पेंटिंग्स हैं, ग्राफिटीज हैं, इसके अलावा कुछ स्कल्पचर वर्क, अगर हमारा कोई ऐसा कुछ जैसे हम क्या कहते हैं उसको कि कोई राउंड अबाउट है या फिर कुछ भी इससे बीच में कुछ आर्टवर्क्स ऑलमोस्ट हर प्राइम लोकेशन पे, वो पहले ऐसे सिर्फ फ्लावर्स होते थे, फ्लोरा एंड फौना से ही वो लोग, वहाँ के जो मेन राउंड अबाउट है उसके बीच में भी कुछ बॉल्स का एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली तो अब आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं हर लेवल पे। चलो ये तो फिर भी बहुत बड़े एग्जांपल्स हो गए। अगर हम इन जनरल भी बात करें, पहले रेस्टोरेंट्स होते थे, कैफेज होते थे, वो बहुत सिंपल बोरिंग शेप में होते थे। आज के टाइम पे कंपटीशन बढ़ चुका है, अगर आप कैफेज में भी जाते हो देयर शुड बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट शुड बी आर्टिस्टिक। चाहे हम लोग मतलब एक थोड़ी सी वियर्ड चीज है, चाहे हम आर्ट को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन हमें जगहें वो चाहिए जहाँ पे आर्ट एग्जैक्टली कि हम अब खुद को शो करते हैं कि वी आर आर्ट लवर। हमें जगह वहां जाना है, हमें कैफेज वही जाना है जो थोड़े आर्टिस्टिक होंगे, जिनमें कुछ डिफरेंट होगा, कुछ क्रिएटिव होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि आप खुद क्या क्रिएटिव करो, आपका क्या योगदान है, आप कहाँ पे उसमें अपना कोई इनपुट दे रहे हो, देन दैट इज जीरो। सो रेणुका जी, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन आर्ट से रिलेटेड हमें दी, पेरेंट्स को कैसे आर्ट को अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। तो जो आपका इंस्टीट्यूट है, मिराकी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, रजौरी गार्डन में, न्यू दिल्ली में, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी चीजें हमारे व्यूअर्स को बता दो। डेफिनेटली, मिराकी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स 4 ईयर टू 60 ईयर्स हर एक एज ग्रुप को कैटर करता है। इसके अलावा हमारे वीकडेज बैचेस, वीकेंड बैचेस स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स हम लोग देते हैं। इसके बाद हमारे पास 50+ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपके हॉबी कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज, ऑलमोस्ट ऑल द कैटेगरीज वी हैव आर्ट कोर्सेज में। हमारी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि हम हर स्टूडेंट को ना 1-on-1 अटेंशन देते हैं, चाहे वो जूनियर्स हो चाहे वो सीनियर्स हो। और अगर मैं बात करूं मार्केट में जो और इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और हम में और उनमें क्या डिफरेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली हमने जो है ना इंडियन आर्ट को बहुत प्रमोट किया है अपने इंस्टीट्यूशन में, जो कि यूजुअली इस टाइम पे मार्केट में बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो हम आज की गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और वही प्रमोट आई गेस मिराकी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट भी अपने साथ कर रहा है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी आर्ट से रिलेटेड हमें और हमारे व्यूअर्स को मिली। तो मैम का और साथ में इनके इंस्टीट्यूट का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हम अपने डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा हैंडल वगैरह सब डाल देंगे। तो अगर आप इनको या इनके इंस्टीट्यूट को विजिट करना चाहें या कांटेक्ट करना चाहें तो आप वहां से उनको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। और आर्ट से रिलेटेड या पूरे पॉडकास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो या नहीं भी लगी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे हमसे रह गए आर्ट पे डिस्कस करने से, तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डेफिनेटली दोबारा रेणुका जी के साथ उन्हें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक पीओवी पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू।